हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू एडू प्लस फन। आज के इस लेक्चर में हम एक ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के आखिरी क्वेश्चन तक देखने को मिलेगी। उस कॉन्सेप्ट का नाम है कॉन्टिन्यूड सम और कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूड सम को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ऐसा नोटेशन होगा, इसको सिग्मा बोलते हैं, अपन सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। और कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट को हम पाई से डिनोट करते हैं, कुछ ऐसा रहेगा, पाई। ओके, ठीक है। अच्छा, कॉन्टिन्यूड सम नाम से पता चल रहा है कि लगातार हम सम कर रहे होंगे इसमें, और कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट में क्या कर रहे होंगे, लगातार प्रोडक्ट कर रहे होंगे या फिर मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे, ठीक। तो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे कि आपके पास अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, देखने को मिलेगा आपको कुछ ऐसा लिखा होगा सिग्मा, यहाँ पे एक लिमिट लिखी होगी, ठीक है, और यहाँ पे लिमिट लिखी होगी। तो इसको तो अपन लोअर लिमिट बोल सकते हैं, लोअर लिमिट, और ये क्या हो जाता है, अपर लिमिट। ओके, अच्छा। और ये जो के लिखा हुआ है, ये के वैरी कर रहा होगा, और वैरी कहाँ कर रहा होगा, वो जो सिग्मा के आगे लिखा होगा एक्सप्रेशन उसमें। जैसे सपोज मैंने ए और सब्सक्रिप्ट में मैंने के लिख दिया, ए के लिख दिया, तो इसका मतलब कुछ ऐसा निकल के आएगा अपने पास कि के की वैल्यू पहले मैं 1 पुट करूँगा, ठीक है। तो जो भी एक्सप्रेशन आएगा मैं लिख दूंगा। तो के की वैल्यू 1 पुट करने से क्या आया, 1। फिर के की वैल्यू मैं इंक्रीज करूँगा, एक और 2 आएगा, तो के की वैल्यू मैं 2 पुट करूँगा, 2। और सिग्मा होने की वजह से बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। ओके, कॉन्टिन्यूड सम है ये। के की वैल्यू 3 रखूँगा मैं, तो अगला क्या मिलेगा, प्लस A3, है ना। ऐसी तरह अगला क्या मिलेगा, प्लस A4। ऐसे चलता रहेगा जब तक हम अपर लिमिट तक न पहुंच जाएं। और अपर लिमिट क्या है अपने पास, n लिखा हुआ है, तो लास्ट वाला टर्म जो बनेगा क्या बनेगा, वो an बनेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर यही पाई के साथ हुआ, तो कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट के साथ हुआ, तो k इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, लोअर लिमिट अपर लिमिट n क्या है, और यहाँ पे एक्सप्रेशन एक ak लिखा हुआ है, तो क्या बनेगा, ये पहला टर्म क्या बनेगा, k इक्वल टू 1 के लिए a1 मल्टीप्लाइड बाई a2 मल्टीप्लाइड बाई A3। अब मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एक कंटिन्यूड प्रोडक्ट का सिंबल है पाई, मतलब जितने भी एक्सप्रेशन आएंगे, जितने भी टर्म्स बनेगी आपकी A1 A2 A3 A4, सबको क्या करना है, अपने को मल्टीप्लाई करना। और कहाँ तक मल्टीप्लाई होता जाएगा ये, जब तक कि हम अपर लिमिट न पहुँच जाएं, an तक मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो ये बेसिक मतलब होता है सिग्मा का और पाई का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये, आपको ये सिग्मा लगभग सभी चैप्टर में देखने को मिल जाता है, सिग्मा का नोटेशन। पाई का नोटेशन हालांकि थोड़ा कम मिलता है देखने को, बट स्टिल जानना जरूरी है बहुत, है ना। कहीं भी कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। ओके, तो सिग्मा का मतलब ये हुआ, पाई का मतलब ये हुआ। सिग्मा का मतलब समेशन, पाई का मतलब प्रोडक्ट। सिग्मा में क्या करेंगे अपन, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, जो लिमिट होगी उसको हम रखते जाएंगे, जो जो भी आएगा उसके साथ प्लस अगला टर्म प्लस अगला टर्म प्लस अगला टर्म, ऐसे चलते जाएंगे जब तक हम लास्ट तक ना पहुंच जाए। इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ, पाई का मतलब प्रोडक्ट से हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती है सिग्मा की। तो मैं ऐसा बोल दे रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा, ठीक है। अच्छा, एक्सपैंड करना तो आपको आ ही गया, तो अच्छा, एक्सपैंड करने में चलो एक एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं ना। एक बार एग्जांपल करके देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको भी समझ में भी आएगा। जैसे ऐसे लिखा हुआ है, सिग्मा लिखा हुआ है 3R बाई R-1, कुछ ऐसा लिखा हुआ है ना, 3R/R-1, या फिर R+1 ले लेता हूँ मैं, और R इक्वल टू 1 से लेके n तक लिखा हुआ, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहला टर्म जो बनेगा R इक्वल टू 1 के लिए बनेगा। R इक्वल टू 1 के लिए क्या बनेगा, 3 इंटू 1 मतलब 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 2, 3/2, ये R इक्वल टू 1 के लिए बना। प्लस अब क्या करेंगे, 1 से आगे जाएंगे 2 पे, R इक्वल टू 2 के लिए क्या बनेगा, 6/3, 3 इंटू 2 6/2 प्लस 1 3,
तो ये किसके लिए बन गया, r इक्वल टू 2 के लिए। सिमिलरली r इक्वल टू 3 के लिए देखेंगे तो क्या बन जाएगा, 9/3 + 1 4 r इक्वल टू 3 के लिए बन जाएगा, प्लस चलता जाएगा ऐसे ही। और लास्ट टर्म क्या बनेगी इस अपर लिमिट n के लिए, क्या बन जाएगा 3n/n+1। इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ, यहाँ पे k वेरी कर रहा था तो k की जगह पे हम चेंज करते जा रहे थे, यहाँ पे r वेरी कर रहा है तो r के प्लेस पे 1 2 3 4 रख के सारे टर्म्स लिखेंगे और सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा यही पाई के साथ रहा तो पाई r इक्वल टू 1 टू लेके n तक रहा, है ना, 3r/r+1 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, जो पहला टर्म आएगा 3/2 r इक्वल टू 1 के लिए, मल्टीप्लाइड बाई जो दूसरा टर्म आएगा r इक्वल टू 2 के लिए 6/3 मल्टीप्लाइड बाई 9/4, सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे कहाँ तक, सब जब तक अपर लिमिट ना रीच हो जाए n तक 3n/n+1। ओके, चलिए अब प्रॉपर्टीज देखते हैं, सिग्मा की प्रॉपर्टीज, है ना। तो पहला देखते हैं, जैसे सपोज अपने पास लिखा हुआ है सिग्मा, ठीक है, k इक्वल टू 1 टू लेके n तक लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ak प्लस bk, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ अपने पास। ठीक है, तो क्या ये इसके इक्वल होगा क्या, सिग्मा k इक्वल टू 1 टू n ak प्लस सिग्मा k इक्वल टू 1 टू n bk, क्या ये इसके इक्वल होगा क्या, अपने को ये चेक करना है। ठीक है, अगर चेक करेंगे, अगर सही आ गया इक्वल है तो प्रॉपर्टी सही है ना। या फिर ऐसा बोल सकता हूँ कि सिग्मा जो होगा वो एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। ठीक है, अगर एडिशन के ऊपर होगा तो सब्ट्रैक्शन के ऊपर तो हो जाएगा आराम से, है ना। तो इस बार चेक कर लेते हैं ना। तो सबसे पहले मैं लेक्चर से देख लेता हूँ क्या आता है, सिग्मा के इक्वल टू 1 टू n ए के प्लस बी के। ठीक है, तो k इक्वल टू 1 के लिए क्या बनेगा अपने पास, a1 प्लस a2, सॉरी a1 प्लस b1, a1 प्लस b1, कुछ ऐसा बनेगा क्या k इक्वल टू 1 के लिए, प्लस अगला क्या बनेगा k इक्वल टू 2 के लिए, k इक्वल टू 2 के लिए क्या बनेगा, 2 यहाँ रख दूंगा यहाँ रख दूंगा, तो क्या आ जाएगा a2 प्लस b2। k इक्वल टू 3 के लिए क्या बन जाएगा बच्चों, a3 प्लस b3। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छे से आपको। अच्छा लास्ट टर्म क्या बन जाएगी n के लिए, an प्लस bn। ओके, अब मैं ऐसा करता हूँ जो a वाले जो अलग अलग बिछड़ चुके हैं उनको मैं एक साथ कर लेता हूँ ना एक बार, a1 प्लस a2 प्लस a3, क्या होगा a1 वाले सब ऐड हो जाएंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा लास्ट में an एडिशन के साथ, प्लस और जो b वाले अलग अलग बैठे थे उनको भी एक साथ कर लेता हूँ, b1 प्लस b2 प्लस b3, क्या आ जाएगा bn। अब एक बार ध्यान से देख के बताओ, क्या ये वही बात लिखी है क्या, a1 a2 a3 सबको बीच में ऐड किया गया है, सबका एडिशन किया गया है, तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि कोई एक वेरिएबल k ले लूँ मैं, 1 से लेकर n तक वेरी करा दूँ और ak लिख दूँ इस पूरे टर्म को। आई बात समझ में, है ना। अभी कुछ देर पहले हमने देखा था सिग्मा k इक्वल टू 1 टू n, ak को मैं ऐसे एक्सपेंड कर सकता हूँ, देखा था ना, a1 प्लस a2 प्लस a4 ऐसे ही आ रहा है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सिमिलरली इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं सारे को, प्लस सिग्मा k इक्वल टू 1 टू लेके n बी के। ठीक है, तो ये LHS हो गया और यही अपने पास RHS दिया हुआ है, तो इक्वल टू आ रहा है, बात सही है, मतलब ये प्रॉपर्टी सही है। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो सिग्मा होता है क्या होता है, वो एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपन उसको, तो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अच्छा सब्ट्रैक्शन पे हुआ क्या, सब्ट्रैक्शन में क्या चेंजेज आएंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो देखना पड़ेगा अपने को कि यहाँ बीच में माइनस सही आएगा क्या। अच्छा तो पहला टर्म क्या बनेगा यहाँ पे, माइनस साथ पहला टर्म बनेगा a1 माइनस b1, ऐसा बनेगा क्या। अगला टर्म क्या बनता है a2 माइनस b2, अगला क्या बनता है a3 माइनस b3, सब माइनस हो जाता बीच में a और b वाले के टर्म के बीच में। अच्छा अब मैं सब a वाले को एक साथ क्लब करता तो अभी भी a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an ऐसे ही मिलता जाता, तो ये टर्म तो मिलता ही अपने को। अच्छा आगे में क्या मिलता, माइनस b1 माइनस b2 माइनस b3 माइनस bn, तो सबसे माइनस कॉमन लेके मैं यहाँ लिख देता और अंदर b1 प्लस b2 प्लस b3 बनता। ठीक है, तो वापस से क्या लिखा है, ये सिग्मा AK लिखा है और ये क्या लिखा है सिग्मा BK, और बीच में माइनस आ जाएगा अभी। ठीक है, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन,
दोनों पे ही डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ओके। अच्छा, तो मेरे ख्याल से अब प्रोडक्ट का एक बार देख लेना चाहिए ना कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। आइए चेक कर लेते हैं हम लोग। जैसे लिखा अपने पास सिग्मा के इक्वल टू 1 to n, है ना। अभी जो एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, अभी मैं इसको प्रोडक्ट में बदल दे रहा हूँ, ए के इंटू बी के। क्या इसके इक्वल होता है ये सिग्मा ए के इक्वल टू 1 to n मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा बी के इक्वल टू 1 to n। क्या इसके इक्वल होता है ये दोनों? ये जो सिग्मा है, क्या अलग अलग हम सिग्मा लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं? चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग वापस से इसको। तो अपने पास जो एल एच एस बनेगा वो लिखा हुआ अपना पास कुछ ऐसा, सिग्मा के इक्वल टू 1 to n ए के इंटू बी के। तो इसको एक्सपेंड करके बच्चों बताओ क्या होगा। पहला टर्म क्या बनेगा, के इक्वल टू 1 पुट कर दूँ मैं तो A1 B1 बन जाएगा, A1 B1 प्लस अगला टर्म क्या बनेगा के इक्वल टू 2 के लिए, A2 B2। अगला क्या बन जाएगा, A3 B3। ऐसे ही चलता रहेगा। और सबसे लास्ट वाली टर्म क्या मिलेगा अपने को, AN BN। ओके। अच्छा, ये तो अपने पास मिल गया LHS। ठीक है। अब अपने को कुछ समझ नहीं आ रहा ना किसमें कि इसको मैं अलग अलग कैसे करूं। ठीक है। तो अपन RHS भी देख ही लेते हैं एक बार कि RHS एक्सपेंड करने पे कितना आएगा। तो RHS में कुछ लिखा हुआ है सिग्मा ए के मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा बी के। तो सिग्मा, ये वाला जो सिग्मा है, पहला सिग्मा वो ए के लिए है। ठीक है। और जो दूसरा वाला सिग्मा है वो किसके लिए है, बी के लिए है। तो इसको मैं अगर एक्सपेंड करूं तो पहले ये एक्सपेंड होगा मल्टीप्लाइड बाई ये एक्सपेंड होगा। तो पहला जो सिग्मा एक्सपेंड होगा क्या बनेगा, वो A1 प्लस A2 प्लस A3 चलता जाएगा। लास्ट टर्म क्या बनेगा, AN, है ना, मल्टीप्लाइड बाई अगला जो सिग्मा बी के लिए एक्सपेंड करेंगे तो B1 प्लस B2 प्लस B3 कहाँ तक जाएगा, BN। अब बोल रहा है कि LHS और RHS इक्वल है अपने पास। क्या ये बात सही है क्या? इसको मैं और अच्छे से लिखना चाहूँ अगर मल्टीप्लाई करके, तो A1 का मल्टीप्लिकेशन सबके साथ होगा तो A1 B1 प्लस A1 B2 प्लस A1 B3 सबके साथ मल्टीप्लाई हो गए A1 BN, ऐसा बनाएगा ना। अपने को केवल A1 B1 चाहिए। ठीक है। अच्छा, A1 B1 अगर LHS के इक्वल है तो A1 B1, ये एक्स्ट्रा टर्म आ गई, कभी नहीं आएगी, ये भी कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। मतलब इसमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, और एक्स्ट्रा टर्म आ रही है तो अपन कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं। ठीक है। तो ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो सिग्मा होता है डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ओवर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। एंड डिवीजन पे भी सिमिलरली, डिवीजन पे भी नहीं होगा। डिवीजन पे बोलने का मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, कि अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है सिग्मा ए के बाई बी के, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि सिग्मा मैं न्यूमरेटर पे ए के साथ लगा दूँ और सिग्मा मैं बी के पे भी लगा दूँ। इसका मतलब ये नहीं होगा, मतलब डिवीजन पे भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ठीक है। आई होप अभी तक आपको अच्छे से क्लियर हो गई। ये छोटी छोटी बातें बहुत ही काम की बातें हैं ये अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा आपका तो सिग्मा को आपको हैंडल करने में बहुत ही परेशानी होगी। और सिग्मा मैं बता चुका हूँ पहले ही, एग्ज़ाम के आखिरी क्वेश्चन तक आपको ये परेशान करता रहेगा। अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आई तो वापस से अच्छे से एक बार देख लें और नोट डाउन कर लें सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अपने पास थर्ड देखते हैं। सपोज ऐसा लिखा हुआ है सिग्मा के इक्वल टू 1 to n, और कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है या फिर कुछ ऐसा एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है सपोज करो जिसमें के है ही नहीं, मतलब जो वेरिएबल है वो है नहीं। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि के वेरी कर रहा है ना, तो कोई दूसरा कुछ लिखेंगे तो कांस्टेंट का ही काम करेगा। तो सपोज मैं कुछ केवल ए ले लेता हूँ ना, इसमें के है ही नहीं अपने पास, और मैं क्या करूँगा फिर इसका क्या बनेगा ये। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा के तो है ही नहीं, तो पहला टर्म के इक्वल टू 1 के लिए लिखना है अपने को, है ना। दूसरा टर्म के इक्वल टू 2 के लिए लिखना है, तीसरा टर्म के इक्वल टू 3 के लिए लिखना है। ऐसे चलते रहना, और जब तक के इक्वल टू 1 के लिए टर्म ना लिख दें तब तक लिखते रहना, और बीच में
सबके एडिशन लगता रहेगा। तो जो k इक्वल टू 1 के लिए टर्म आएगा, क्या आएगा, इस यहाँ तो k है ही नहीं, तो जो है कांस्टेंट वही आ जाएगा अपने पास k इक्वल टू 1 के लिए। अच्छा, k इक्वल टू 2 के लिए क्या आएगा, वापस से k इक्वल टू 2 रखने के लिए k है ही नहीं अपने पास, तो वही कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। और कहाँ तक आएगा, ये कांस्टेंट आता रहेगा ऐसे कितनी बार, n बार, k इक्वल टू 1 से लेकर 2 3 4 n बार कांस्टेंट आता रहेगा। तो ऐड करने पे क्या बन जाएगा, n टाइम्स a। तो एक प्रॉपर्टी ये होती है सिग्मा की, k इक्वल टू 1 टू n a लिखा हुआ तो n टाइम्स a हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अपने पास दिया हुआ है सिग्मा k इक्वल टू 1 टू 10 और यहाँ पे लिख दिया है 5। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 को k इक्वल टू 1 से लेकर 10 मतलब 10 बार ऐड करना है अपने को। तो k इक्वल टू 1 के लिए 5, k इक्वल टू 2 के लिए 5, k इक्वल टू 3 के लिए 5, चलता जाएगा। और k इक्वल टू 10 के लिए भी 5 आएगा। तो 5 कितनी बार ऐड हुआ है, 10 बार ऐड हुआ है, 10 टाइम्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स ऑफ 5 मीन्स 50 आ जाएगा इसका आंसर। आई बात समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी फोर्थ पॉइंट देखते हैं। सिग्मा k इक्वल टू 1 टू लेके n लिखा हुआ है, आगे में k लिख दिया है केवल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, k इक्वल टू 1 के लिए पहली टर्म बनेगी, क्या बनेगी, k इक्वल टू 1 के लिए 1, k की जगह 1 रख दूंगा मैं, प्लस k इक्वल टू 2 के लिए क्या बनेगा, 2 बन जाएगा। k इक्वल टू 3 के लिए क्या रख देगा k पे, 3। बताओ बच्चों, k इक्वल टू 4 के लिए क्या, 4। चलता जाएगा क्या ऐसे ही। अच्छा, लास्ट में n, k इक्वल टू 1 के लिए क्या आ जाएगा, n। तो बेसिकली ये क्या बन गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कहाँ तक, n तक। मतलब सम बन गया ऑफ 1 से स्टार्ट किया n तक, सम ऑफ फर्स्ट n। ये सारे नेचुरल नंबर अपने पास, नेचुरल नंबर्स। ठीक है। अच्छा, पिछली क्लासेस में इसका फॉर्मूला भी पढ़ा होगा ना, क्या होता है ये, n इंटू n प्लस 1/2 भी होता है, इसका फॉर्मूला भी होता है। आगे ये सब सारी चीज़ें आएंगी सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में, तो उस टाइम पे भी अपन देख लेंगे इसको एक बार। ओके, तो आई होप ये चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। सिग्मा की प्रॉपर्टी, सिग्मा क्या होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता है। अगर कुछ कांस्टेंट लिखा हुआ है तो कांस्टेंट को हम बार बार ऐड करते जाएंगे अपर लिमिट तक, लोअर से अपर तक। और उसके बाद अगर के लिखा हुआ है केवल सिंपल सा है, तो ये तो एक एग्जाम्पल तौर पर देख सकते हैं इसको, कि केवल के लिखा हुआ है तो के इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे पुट करते जाएंगे, ऐसा बनता जाएगा अपने पास। ओके, अच्छा, एक एग्जांपल और लेके आपको दिखाता हूँ मैं, कि अपने को एक्सपेंड करना है सिग्मा 2 की पावर k, और k क्या है, 1 से लेके n तक। तो पहला टर्म क्या बनेगा बच्चों, 2 की पावर 1, दूसरा टर्म क्या बनेगा, 2 की पावर 2, तीसरा टर्म क्या बनेगा, 2 की पावर 3, चलता जाएगा, एडिशन होता जाएगा, और सबसे लास्ट टर्म क्या बनेगा, 2 की पावर n। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं कि k इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो, है ना, k इक्वल टू कुछ भी हो सकता है ना, या फिर कोई अलग वेरिएबल हो सकता है। जैसे मान लो कि 3 की पावर में मैंने r-1 दिया। ठीक है, अच्छा, r-1 दिया, और r इक्वल टू मैंने वेरी करा दिया 0 टू लेके 4 तक, ऐसा कुछ वेरी करा दिया। तो क्या बन जाएगा अपने पास, r इक्वल टू 0 के लिए पहला टर्म बनेगा, क्या बनेगा, 3 की पावर -1। r इक्वल टू 2 के लिए, r इक्वल टू 1 के लिए दूसरा टर्म बनेगा 3 की पावर 0। r इक्वल टू 2 के लिए तीसरा टर्म बनेगा, r इक्वल टू 2 के लिए क्या बन जाएगा, 3 की पावर 1। r इक्वल टू 3 के लिए क्या बन जाएगा, 3 की पावर 3 -1 क्या होगा, 2। r इक्वल टू लास्ट में 4 के लिए क्या बन जाएगा, 3 की पावर 3। तो इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ, समझ में आया ना। तो अपने को देखना है कि लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, एडिशन करते जाना है लोअर से अपर तक का सारे टर्म्स का। ओके, अगला देखते हैं पाई के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट पाई। वही सिमिलर, क्या पाई एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ना, के इक्वल टू 1 टू लेके n। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव होता होगा तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई के इक्वल टू 1 टू n ए के, प्लस पाई के इक्वल टू 1 टू n बी के। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव होता होगा तो ये बात सही है, चेक कर लेते हैं सही है क्या। एलएचएस देखते हैं अपन, एलएचएस में क्या बनेगा, पहला टर्म क्या बनेगा, के इक्वल टू 1 के लिए ए के A1 प्लस B1। अच्छा बच्चों बच्चों बताओ,
दूसरा टर्म क्या बनेगा, A2 प्लस B2। अच्छा बीच में प्लस या प्रोडक्ट पाई है ना, तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आएगा। अगला क्या बनेगा, A3 प्लस B3। ऐसे ही प्रोडक्ट होता रहेगा क्या, और सबसे लास्ट वाला टर्म क्या प्रोडक्ट होगा इसमें, AN प्लस BN। ओके। अच्छा तो ये तो सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में हो गई। और RHS जो लिखा हुआ है उसको एक्सपेंड करेंगे तो पहले ये होगा एडिशन विद BK। तो क्या बनेगा, पहला A1 मल्टीप्लाइड बाई A2 मल्टीप्लाइड बाई A3 मल्टीप्लाइड बाई A4 कहाँ तक, AN तक, प्लस B1 B2 B3 सारे मल्टीप्लाई होंगे कहाँ तक, BN तक। ओके। अच्छा अब ये दोनों सेम है क्या, अगर LHS और RHS देखें तो क्या इक्वल आ रहे हैं क्या, LHS क्या आ रहा है, A1 प्लस B1 मल्टीप्लाइड बाई A2 प्लस B2। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों आपस में ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होंगे, है ना। फिर ये जो भी एक्सप्रेशन आएगा इससे मल्टीप्लाई होगा। तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों एकदम ही डिफरेंट हैं, अलग अलग चीज़ें एकदम लिखी हुई। ठीक है, एक बार ए का प्रोडक्ट करके ऐड कर रहे हैं बी का प्रोडक्ट में, यहाँ पे A1 और B1 को ऐड करके, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब LHS और RHS इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे भी सेम नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा, या फिर तो सब्ट्रैक्शन के लिए डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो लिख देंगे पाई डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ओके, क्लियर है चीज़ें। अच्छा बताओ मेरे को फिर सोच के जल्दी से कि क्या ये पाई जो लिखा हुआ है वो प्रोडक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या, के इक्वल टू 1 to n इक्वल टू होगा क्या ये कुछ ऐसा, ए के और पाई बी के। क्या ये बात सही है क्या, अभी लिमिट लगा देता हूँ मैं, के इक्वल टू 1 to n। क्या ये बात सही है क्या, मतलब पहले प्रोडक्ट करके फिर पाई लगाएं, या फिर पहले पाई लगा के फिर प्रोडक्ट करें, क्या ये बात सही है। तो देख लेते हैं जल्दी से इसको भी। LHS क्या आ रहा है, पाई के इक्वल टू 1 to n ए के इंटू बी के। तो पहला टर्म क्या बनेगा, A1 B1। ओके, A1 B1 पहला टर्म बन गया। अच्छा मल्टीप्लाइड बाई दूसरा टर्म A2 B2 मल्टीप्लाइड बाई तीसरा टर्म A3 B3, चलता जाएगा। और लास्ट वाला टर्म क्या मिलेगा अपने को, AN BN। ओके। अच्छा सब मल्टीप्लाई में ही है ना, A1 B1 मल्टीप्लाई है, फिर A2 B2 भी इससे मल्टीप्लाई है। तो सब मैं ए वाले को एक साथ लिख देता हूँ। तो A1 मल्टीप्लाइड बाई A2 मल्टीप्लाइड बाई A3 कहाँ तक, AN तक, मल्टीप्लाइड बाई बी वाले को एक साथ लिख दिया मैंने, BN तक। तो क्या वापस ये बन गया क्या, ये पाई ऑफ ए के, पाई क्या बन गया, ये ए के और लिमिट के इक्वल टू 1 to n मल्टीप्लाइड बाई ये क्या बन गया, पाई के इक्वल टू 1 to n बी के। इसका मतलब ये तो RHS ही देखने को मिल गया अपने को, मतलब ये बात सही है। ये बात सही है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि पाई इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा डिवीजन पे होगा क्या, डिवीजन पे जल्दी से देख लेता हूँ एक बार। पाई ए के बाई बी के, क्या ये इसके इक्वल होगा क्या, पाई ए के पाई बी के, क्या इसके इक्वल होगा। लिमिट समझ जाना, लिमिट हमेशा के इक्वल टू 1 to n लेके चल रहा हूँ मैं, तो लिमिट हमेशा लिख लेना, ठीक है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ना, LHS क्या बनेगा, A1 बाई B1 मल्टीप्लाइड बाई A2 बाई B2 मल्टीप्लाइड बाई A3 बाई B3, चलता जाएगा। और लास्ट में क्या बनेगा, AN बाई BN। ठीक है। अच्छा वो न्यूमरेटर में क्या है, A1 A2 A3 A4 AN, तो न्यूमरेटर में तो यही लिखा हुआ है पाई ए के। अच्छा डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है दिख रहा होगा आपको, बी के। मतलब ये बात सही है, LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया। तो डिवीजन पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, आई होप ये भी अच्छे से क्लियर होगा आपको। आगे देखते हैं।
अपने पास वही, अगर पाई लिखा हुआ है, ठीक है, और आगे में k इक्वल टू 1 to n कोई कांस्टेंट आ गया, तो वापस वही कांस्टेंट आ गया, तो k इक्वल टू 1 के लिए भी a आएगा, मल्टीप्लाइड बाई k इक्वल टू 2 के लिए भी a आएगा, मल्टीप्लाइड बाई k इक्वल टू 3 के लिए भी a ही आएगा, और मल्टीप्लाई होता जाएगा k इक्वल टू n के लिए भी a ही आएगा। तो a कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 से शुरू कर रहे हैं अपन, तो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, a की पावर में n। आई बात समझ में? अच्छा ध्यान देना, इसी में एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं। अगर लिमिट यही k इक्वल टू 0 से शुरू हुई तो क्या होगा, k इक्वल टू 0 to n। तो लिमिट अगर k इक्वल टू 0, ये पाई के लिए भी सही है, सिग्मा के लिए भी सही है। अगर लिमिट 0 से 1 शुरू हो रहा है तो क्या होगा, तो k इक्वल टू 0 के लिए भी a आएगा, k इक्वल टू 1 के लिए भी a आएगा, k इक्वल टू 2 के लिए भी a आएगा, और k इक्वल टू n के लिए भी a ही आएगा। अभी कितनी बार a मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे k इक्वल टू 1 के लिए लिया था मैंने, ये 2 के लिए लिया था, ये 3 के लिए लिया था, ये n के लिए लिया था, तो n टाइम्स हुआ था, ठीक है। यहाँ पे k इक्वल टू एक एक्स्ट्रा आ गया ना, 0 के लिए भी लिया मैंने, 1 के लिया, 2 के लिए लिया, और n के लिया, तो इस बार देखोगे n तो यहाँ से लेके यहाँ तक n टाइम्स होगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा भी है, इसका मतलब n प्लस 1 टाइम्स ये मल्टीप्लाई है, n से एक ज़्यादा, तो इसको ऐसा बनेगा, ये a की पावर n प्लस 1। सिमिलरली यही चीज़ अगर मैं इसके साथ भी करता, यहाँ पे k इक्वल टू, यहाँ पे अगर इस एग्जांपल में देख लेता हूँ मैं, k इक्वल टू 0 टू लेके n तक ले जाता, a को ऐड करता, तो a कितनी बार ऐड होता, ये n प्लस 1 टाइम्स ऐड होता। तो आंसर क्या था अपना आंसर n प्लस 1 a, ऐसा आता आंसर। ओके, आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी, अभी बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक। इतने बेसिक लेवल पे ले जाके कोई नहीं पढ़ाता, कोई नहीं सिखाता आपको, तो आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। अगला देखते हैं कि पाई के साथ अगर k केवल बैठा हुआ है और k इक्वल टू 1 टू लेके n जा रहे हैं अपन, तो k इक्वल टू 1 के लिए क्या आएगा 1, k इक्वल टू 2 के लिए क्या आएगा 2, k इक्वल टू 3 के लिए 3, और ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होती जाएंगी 4, कहाँ तक मल्टीप्लाई होगी n। तो इसको ऐसा बोल सकता हूँ क्या, मल्टीप्लिकेशन या फिर ऐसा बोल सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, है ना। अच्छा, इसको आगे आप जाके सीखोगे ना, इसको एक टर्म फैक्टोरियल से डिनोट करते हैं, n फैक्टोरियल ऐसे लिखा होता है, या फिर ऐसा लिख के अपन ऐसे लिखते हैं n फैक्टोरियल, इसको अपन ऐसा पढ़ते हैं फैक्टोरियल n, ठीक है। फैक्टोरियल n पढ़ लो या फिर n फैक्टोरियल पढ़ लो, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप वो पढ़ सकते हो, n फैक्टोरियल या फिर फैक्टोरियल n। ये टर्म तो बाद में आएंगी, अगली क्लासेस में आपको आएंगी, परमुटेशन कम्बिनेशन और बायनोमियल जब अपन पढ़ेंगे, है ना, तो ये फैक्टोरियल क्या होता है अच्छे से आपको सीखने को मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक बेसिक बातें थी सिग्मा और पाई से रिलेटेड, है ना। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक। अगर क्लियर नहीं हुई तो एक बार दोबारा से वीडियो देख लें, ओके, और समझने की कोशिश करें, क्योंकि इससे बेसिक कोई नहीं समझा सकता अभी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो कभी ना भूलें, और सब्सक्राइब जब कर लें तो नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ओके। और बेल आइकन दबाने से क्या फ़ायदा होगा कि ऐसी वीडियो अगर अपलोड होती हैं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और आपका काम बनता रहेगा, आपकी पढ़ाई चलती रहेगी, ओके। थैंक यू सो मच।